ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इलाहाबाद की संधि जो अगस्त 1765 में हुई है, उस इलाहाबाद की संधि को लेकर यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो यह संधि 1764 में हुए बक्सर के युद्ध का ही परिणाम थी, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 1757 से यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश शक्ति अपने आप को प्रभावशाली मानने लगी है। ठीक है, उनके पास बंगाल का रेवेन्यू लग गया है। ठीक है, परंतु वो बंगाल का रेवेन्यू तो इकट्ठा करना चाह रही है, परंतु वहां किसी भी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण रखना नहीं चाह रही है। वो नहीं चाह रही है कि वहां पर प्रशासनिक किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखा जाए। क्यों नहीं रखा जाए, वो क्यों नहीं चाह रही है किसी प्रकार का नियंत्रण रखना? उसका कारण यह है कि वो कम से कम प्रशासनिक नियंत्रण करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार है। मैंने बताया हूं कि इस दौर को अच्छा। कहीं ना कहीं हम कहेंगे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का दौर, समझ रहे हैं? तो एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि यह जो दौर है यह वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का दौर है ना। तो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद में इन्होंने बिल्कुल भी अपने उपनिवेश में प्रशासनिक नियंत्रण रखने की कोशिश भी नहीं की। इसी का परिणाम हुआ जो हमको देखने को मिला बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो जो बंगाल में आपको द्वैध शासन प्रणाली जो देखने को मिल रही है वो इसी का परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें तो ये इलाहाबाद की जो संधि है अगस्त 1764 में जो हुई है उसको लेकर थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। देखो हुआ क्या कि भाई मीर कासिम और मीर कासिम तो भाई भाग चुके थे और बाद में मारे भी जा चुके थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बंगाल में एक कठपुतली नवाब को बना दिया, है ना। और वह कठपुतली नवाब का नाम था नजमुद्दौला। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। तीन कौन कौन? एक तो भाई आपके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, ठीक है, एक आपके शाह आलम द्वितीय अच्छा। है, दूसरे आपके है बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, है ना। और ठीक है, और तीसरे हैं आपके भाई साहब क्लाइव। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हो रही है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, ठीक है, तो अब अगर आगे बात करें तो इस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने अपने संरक्षण में इलाहाबाद में रखा। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अवध के नवाब से जो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र लिया गया वह सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक है, और उनको बोला गया भाई अब आप कहाँ रहो, आप हमारे कंपनी के संरक्षण में ही रहो और आपको इलाहाबाद में ही रहना है ना। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यही अभी जो इलाहाबाद में आपके शाह आलम द्वितीय है, इनको बाद में एक मराठा शासक जो कि सिंधिया होगा वह यहाँ से उठाकर लेकर जाएगा वापस दिल्ली और वापस दिल्ली में उनकी स्थापना कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। शाह आलम ने एक फरमान रॉयल ऑर्डर जारी किया जिससे सम्राट को 26 लाख रुपए का सालाना भुगतान करने के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी दिया गया। देखो सीधी बात थी यहाँ पर कि आपके जो सम्राट थे, आपके जो मुगल सम्राट थे, वो लेकर चल रहे थे भाई एक प्रकार से फरमान, अनुमति, है ना भैया, किसको कहां पर कैसी अनुमति चाहिए, कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से सम्राट तो वही थे। ठीक है, तो उनको बोला गया भैया आप ऐसा करो, हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। दीवानी का मतलब समझ रहे ना आप? दीवानी का मतलब यहाँ पर यह है कि राजस्व वसूलने का राजस्व। अधिकार। ठीक है, तो 26 लाख रुपए उन्होंने बोला कि हम सालाना आपसे आपको भुगतान करेंगे और आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, देख लीजिए कितना बड़ा एरिया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत का अधिकतम पूर्वी भाग इन तीनों राज्यों में आ जाता है। तो ये बंगाल, बिहार अच्छा। और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया इनको। ठीक है, इसके अलावा क्या बात हुई इस संधि में? तो कंपनी को निजामत कार्यों के लिए खर्चे भी प्रदान किए गए थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां कंपनी दीवानी कार्यों का निर्वहन कर रही थी, जबकि बंगाल का नवाब निजामत कार्यों के लिए जिम्मेदार था। इसे द्वैध शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। देखो ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। देखो द्वैध शासन प्रणाली में क्या था कि कंपनी को निजामत कार्यों के लिए खर्चे भी प्रदान किए गए थे। निजामत कार्यों का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण, परंतु अच्छा। कंपनी अपने दायित्वों को कम से कम चाहती थी, अपने ऊपर बोझना कंपनी कम से कम चाह रही है। तो कंपनी ने क्या किया, निजामत कार्यों के लिए एक नवाब को नियुक्त कर दिया। ठीक है,
और उन्हें नवाब को बोला कि भाई आपको हमारे अंडर में ही कार्य करना है, परंतु प्रशासनिक नियंत्रण आपको ही देखना है। और यही जो प्रणाली है, यही जो प्रोसेस है, यही जो सिस्टम है, यही इसी को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। समझ रहे हैं? ध्यान रखेंगे भाई, ये द्वैध शासन प्रणाली में क्या किया उन्होंने, उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथों में सत्ता को नहीं रखा, उन्होंने केवल दीवानी रखा अपने हाथे, मतलब राजस्व को वसूलते रहे, ठीक है, और राजस्व को वसूलते रहे, पैसा लेते रहे, परंतु उन्होंने बोला कि हम प्रशासनिक नियंत्रण नहीं करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक नवाब को नियुक्त कर दिया। तो यही उनका क्या है, द्वैध शासन प्रणाली। देखो कितने चालाक थे ब्रिटिश शक्ति, ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, है ना। और देखो मैंने आपको चालाकी क्या, इनका भाई कहीं ना कहीं उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना अधिक था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है वो चालाकी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, है ना, व्यापारी आदमी है वो लोग। ठीक है, आगे बढ़े। हालांकि यह एक झूठा आवरण था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं सभी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। नवाब और उसके प्रशासन को केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है भाई, ये बहुत चालाक लोग हैं, ये केवल और केवल क्या कर रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल नवाब को सामने रखकर, कठपुतली नवाब बनाकर उस कठपुतली नवाब का उपयोग किया जा रहा है, उसके प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, और अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने राजनीतिक फायदों की भी प्रतिपूर्ति यहाँ पर की जा रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद की संधि में क्या बातें हुई, आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछ लेगा शायद कि भाई इलाहाबाद की संधि में निम्न में से कौन सा कथन सही रहेंगे इलाहाबाद की संधि को लेकर। तो आपको दो तीन बातें बड़ी मोटी मोटी ध्यान रखनी है कि भाई कड़ा और इलाहाबाद का एरिया किसको मिल गया, सम्राट को मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 26 लाख में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। ठीक है, तीसरी बात क्या हुआ, द्वैध शासन बंगाल में प्रारंभ हो गया। मतलब बात समझ रहे हैं आप, डायरेक्टली इन्होंने तीनों को कमजोर कर दिया था, है ना, और यहाँ पर कंपनी प्रभावशाली हो गई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। ठीक है, तब अगर हम आगे चर्चा करें द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने आपको मोटा मोटा समझा ही दिया है कि द्वैध शासन प्रणाली क्या है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं भाई द्वैध शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, राजस्व वसूलने का अधिकार यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, और जो प्रशासनिक अधिकार है, जो प्रशासनिक नियंत्रण की बातें है, उन्होंने यहाँ सौंप दिया है नवाब को। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, और काम कैसे कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर तो वास्तव में नवाब प्रभावशाली है, परंतु अगर आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको प्रभावशाली कंपनी ही देखने को मिलेगी। मतलब यही था द्वैध शासन प्रणाली। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने आर्थिक हितों के अनुरूप इस शासन प्रणाली को स्थापित किया और आगे इसे क्रियान्वित किया। ठीक है, मतलब इनके जब तक हित रहे ना, तब तक ये द्वैध शासन प्रणाली चलती रही, और जिस दिन इनके हित समाप्त हो गए इस द्वैध शासन प्रणाली से, उसी दिन इन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। मतलब समझ रहे हैं आप कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो अगला प्रभावशाली गवर्नर आएगा, और उनको लगेगा कि भाई अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नियंत्रण स्थापित करना है, बस उतने में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अब वो क्या कर लेंगे, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते आगे भाई। अब बात यहाँ पर की गई कि जो इलाहाबाद की संधि है उसमें क्या हुआ कि भाई बंगाल के अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया था, है ना। और तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ देखें ना, तो कंपनी को बहुत फायदा हुआ, कंपनी बहुत फायदे में रही थी, है ना। कंपनी, चाहे इलाहाबाद की संधि की बात कर लूं मैं, चाहे द्वैध शासन प्रणाली की बात कर लूं मैं, ठीक है। वैसे तो द्वैध शासन प्रणाली कहीं ना कहीं जो आपकी इलाहाबाद की संधि है उसी का एक कारक था, उसी का एक फैक्टर था। ठीक है, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कंपनी बहुत प्रॉफिट में थी। कंपनी को मतलब देखो, आप तो एक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ना, बंगाली मिल गया, बिहारी मिल गया, उड़ीसा भी मिल गया, उसके बाद सम्राट से इन्होंने दीवानी भी ले ली, अवध का नवाब भी चुपचाप बैठा है। मतलब चारों ओर अब कंपनी का बोलबाला चल रहा है। उसके बाद इनका व्यापार भी बढ़ गया कि भाई अब इनको यहाँ पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, अपने जो कीमती धातु अमेरिका से ला रहे हैं वो कीमती धातु भी यहाँ इनको खर्च नहीं करनी है। मतलब आप समझ रहे हैं, देख लिए कंपनी कितनी प्रभावशाली हो गई है, और उनका जो मूल उद्देश्य था व्यापार व्यापार और व्यापार, उस व्यापार को इन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, ये जो नजमुद्दौला है ना, इनके बारे में ध्यान रखना है कि भाई ये नजमुद्दौला मीर जाफर के ही पुत्र है। ठीक है, कभी ऐसा कोई आपको घटनाक्रम थोड़ा सा पता होता है ना, तो बड़ा अच्छा हो जाता है कि भाई आप कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा सा अगर मिस भी कर रहे हैं, तो घटनाक्रम से शायद आप उस बात को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। ठीक है,
अब आगे बात करें तो क्लाइव द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का समर्थन किया गया। क्लाइव बहुत समझदार, बहुत चालाक व्यक्ति था, ठीक है। तो क्लाइव ने ही यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली को कहीं ना कहीं लेकर आए थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या बात की है। तो क्लाइव नवाब को एक मुखौटे के रूप में बनाए रखना चाहता था, जो अभी भी लोगों में काफी सम्मानित था। देखो क्लाइव ना डायरेक्ट वहां पर नियंत्रण रखना नहीं चाहता था, कारण भी था भाई। अगर वो डायरेक्ट नियंत्रण रखता तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी लगता कि देखो कंपनी ने तो पूरा का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, ये तो व्यापार करने आए थे कंपनी वाले, अब तो ये हमारे ऊपर शासन करने लगे हैं, तो ये गलत हो जाता। तो क्लाइव बहुत चतुर था, तो उन्होंने धीरे से क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल सत्ता को बिल्कुल सामने ला दिया है, किसके, नवाब के। मतलब सत्ता के रूप में यहाँ पर नवाब दिख रहे हैं, परंतु आंतरिक रूप में काम कर रहे थे कौन, क्लाइव और कंपनी, ठीक है। आगे बात करें, देखो वह कंपनी के कामकाज के संबंध में इंग्लैंड बहुत रुचि नहीं रखना चाहता था, जिनसे कंपनी ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप से बच सकती थी, ठीक है। वह भी जानता था ना कि भाई अगर ब्रिटिश संसद भाई अगर हस्तक्षेप करती तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के लोग कंपनी से कहीं ना कहीं यहाँ पर दीवानी मिल रही है, यहाँ का जो बड़ा सा उनको भंडार मिल गया है, उससे कहीं ना कहीं वंचित कर सकती थी, ठीक है। और ब्रिटिश संसद ने बाद में आखिर ऐसा किया, अगर हम बात करें 1813 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद के दबाव से ही वहां पर विभिन्न प्रकार के एक्ट आए। तो आप समझ सकते हैं भाई कि कहीं ना कहीं क्लाइव कितना चतुर था, ठीक है। तो क्लाइव बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि ब्रिटिश संसद का किसी भी प्रकार का नियंत्रण हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यह भी संदिग्ध था कि क्या अन्य यूरोपीय कंपनियां अंग्रेजी कंपनी के वर्चस्व को स्वीकार करती और शुल्कों का भुगतान करती, जो उनके द्वारा बंगाल के नवाबों को भुगतान किया जा रहा था। मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि देखो अगर अंग्रेजी कंपनी अगर प्रभावशाली हो भी जाती, अंग्रेजी कंपनी प्रभावशाली हो भी जाती और अंग्रेजी कंपनी अगर नियंत्रण रख भी लेती, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है भाई, वो क्या टैक्स देती, क्या वो रेवेन्यू अंग्रेजी कंपनी को देना पसंद करती, चाहे पुर्तगालियों की बात कर ले, चाहे फ्रांसीसियों की बात कर ले, बिल्कुल नहीं देती। वो व्यापार करती, बोलती भैया तुम भी व्यापारी हम भी व्यापारी, तुमको काहे का पैसा, समझ रहे हो, तुम भी यहाँ के नहीं हो हम भी यहाँ के नहीं है, तो तुमको क्यों हम पैसा दे। तो वो ये बात समझ रहा था क्लाइव, तो इसीलिए उसने कंपनी के सामने, कंपनी को सामने न लाकर उसने नवाब को सामने लाया, और नवाब को सामने लाकर बोला कि भाई नवाब आप वसूलो, हमसे तो मत वसूलो पर इन लोगों से तो वसूलो, और वो भी वसूल के हमको ही दो। मतलब समझ रहे हो, आम के आम और गुठलियों के दाम। देख लीजिए कितना चतुर है यहाँ पर क्लाइव, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। खुले रूप से राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेने से अन्य यूरोपीय शक्तियों का ध्यान आकर्षित होता। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अन्य यूरोपीय शक्तियों का एक साथ होना अंग्रेजों के लिए वांछनीय नहीं था। मतलब स्वाभाविक सी बात यह है कि भाई अब ये टाइम कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आने वाला है जो बिल्कुल अंग्रेजों के लिए टफ टाइम होगा। क्यों टफ टाइम होगा, उसका कारण क्या है, तो अमेरिका एक बड़ा उपनिवेश इनका अब यहाँ खत्म होने वाला है, तो उनके लिए तो वैसे भी ये टफ टाइम था, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई अन्य यूरोपीय शक्तियों का ध्यान इनके ऊपर आकर्षित हो, और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि उनका जो अच्छा खासा व्यापार है वो अवरुद्ध हो जाए, ठीक है। क्योंकि अन्य यूरोपीय लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये लोग तो ना बहुत बेकार टाइप के लोग हैं, जहां जाते हैं वहां के बिल्कुल आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, और इसका परिणाम वहां के लोगों को औपनिवेशिक शक्ति बनाकर ही ये दम लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको ये बताना था कि भाई हम किसी प्रकार का हम नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात की, बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। एक बड़ा कारण तो ये भी है ना कि वर्क फोर्स भी तो चाहिए, मेन पावर भी तो चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको आपसे अगर मैं बात करूँ ना, तो क्या हुआ था कि 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, और जवाहरलाल नेहरू और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि जो आपकी इंडियन सिविल सर्विस है, आईसीएस, है ना, आईसीएस का जो एग्जाम होता है, जो जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम को ना खत्म यस। कर देना चाहिए। और ये कहा गया कि इस एग्जाम को खत्म करने के साथ साथ जितने भी उस समय कार्य करने वाले लोग हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं, इनको सबको रिटायरमेंट दे देना चाहिए, और हमको एक नया वर्कफोर्स तुरंत बनाना चाहिए। देखो बड़ा कठिन काम था ये, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था कि आप एकदम से नया वर्कफोर्स और नया मेन पावर तैयार कर ले, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि भाई कहीं ना कहीं ये इस्पाती ढांचा है ब्रिटिश का, ठीक है, इसको हमें बनाकर रखना तो है, साथ में ही इस इस्पाती ढांचे में अपने अनुसार अब लोगों को लेके आना है। मतलब अब यहाँ पर परिवर्तन तो करने हैं, परंतु उन परिवर्तनों में अब उनको जवाबदेह कहीं ना कहीं जनता के प्रति बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा ही समझ लीजिए, तो फिर फाइनली वो सिविल सर्विस कभी खत्म नहीं हुआ। देख लीजिए आप, सिविल सर्विस कहीं ना कहीं आज भी इस्पाती ढांचे के रूप में काम कर रहा है, ठीक है।
चलिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बात वैसी ही है। अगर हम बात करें तो भाई आप कितने लोग, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, ठीक है। अब मुट्ठी भर अंग्रेज उतने बड़े बंगाल वाले एरिया में कैसे गवर्न कर सकते हैं, कैसे प्रशासन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब आप बात समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको क्या समझना है? आपको यहाँ पर यह समझना है कि कहीं ना कहीं बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे, इसीलिए क्लाइव भाई साहब समझदार थे और क्लाइव ने कहीं ना कहीं यहाँ पर बंगाल के प्रशासन में प्रत्यक्ष नियंत्रण की बात को अस्वीकारा और द्वैध शासन प्रणाली को समर्थन प्रदान किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंपनी के निदेशकों को तात्कालिक समय में क्षेत्रीय अधिग्रहण के बजाय वित्तीय और व्यावसायिक लाभ में अधिक रुचि थी। द्वैध शासन प्रणाली से कंपनी के हितों की रक्षा अच्छी तरह से हो रही थी। देखो सीधी बात है भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर कि भाई डायरेक्टर जो थे कंपनी के, वो क्या चाहेंगे? वो यही चाहेंगे ना कि भाई हमको हमको फाइनेंशियल और कमर्शियल रूप से अधिक लाभ हो। वो थोड़ी चाहेंगे कि भाई हमको, वो थोड़ी चाहेंगे कि यहाँ पर हम कि क्षेत्र का अधिग्रहण करते रहे। क्षेत्र का अधिग्रहण करने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होने वाला क्षेत्र का अधिग्रहण करने से, है ना। ये भाई वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, परंतु वो शॉर्ट टर्म फायदे को ज्यादा देख रहे थे। उनको पता था कि भाई किसी भी समय अगर विद्रोह पैदा हुआ, जैसे अभी अमेरिका में हुआ है, तो कभी भी हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इससे इसलिए वो चाह रहे थे कि भाई अधिक से अधिक लाभ कमाए और अधिक से अधिक पैसा बटोरे और निकल ले यहाँ से चुपचाप, है ना। तो इसीलिए हम ये इतने यहाँ पर ये जो 3-4 हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं, तो इनसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली उस समय के लिए कंपनी के हितों के लिए एक अच्छा उपकरण था, है ना। चलिए बढ़ते आगे भाई। अब अगर आगे अब बात करें तो द्वैध शासन प्रणाली को लेकर आपको चीजें समझ में आई होगी। अब देखो इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए, मतलब ये समझ लीजिए कि द्वैध शासन प्रणाली ने कैसे नकारात्मक प्रभाव पैदा किए। ठीक है, तो चलो देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो अगर आगे हम चर्चा करें तो नवाब के पास कानून को लागू करने और न्याय प्रदान करने का तो अधिकार था, परंतु इसके लिए आवश्यक शक्ति नहीं थी। वही कंपनी के पास शक्ति थी, वह अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त थी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। ग्रामीण इलाकों में डकैतों द्वारा स्वतंत्र घूमने की घटनाएं सामने आई और हमलावरों ने सरकार का मजाक बना दिया था। देखो सीधी बात है भाई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नवाब के पास इन्होंने छद्म पावर दिए, आभासी पावर जिसे कहेंगे। मतलब यहाँ पर नवाब ना किसी को गिरफ्तार कर पा रहे, ना किसी प्रकार का न्याय प्रदान कर पा रहे। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी अव्यवस्थित हो गई। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन यहाँ पर राजा है, कौन यहाँ नवाब है, कौन यहाँ पर सही तरीके से कार्य कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपको ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था वहां सही तरीके से संचालित नहीं हो रही थी। तो इसके लिए आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी समय में मान लीजिए किसी समय में अगर बात करें कि भाई अभय वेपन कौन है? भाई ये अभय वेपन एक्स वॉल्वेरिन अभय है क्या? चलो हाँ, तो कुल मिलाकर बात क्या है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था और कंपनी बिल्कुल प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना नहीं चाह रही थी। नवाब के पास उतने पावर नहीं थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल क्या हो गया था, गड़बड़ा गया था। मतलब पूरी की पूरी समझ लीजिए कि अपराधों की संख्या बढ़ चुकी थी। ठीक है, आगे बात करें तो सरकारी अधिकारियों द्वारा कर की दर को बढ़ा चढ़ाकर लगाने और कठोरता से वसूलने के कारण किसानों को काफी हानि हुई, जिससे कृषि में भारी गिरावट आई। देखो सीधी बात थी भाई कि ये लोग अपने मन मुताबिक पैसा ले रहे थे, मन मुताबिक कर लगा दे रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए इनका कहना था कि भाई अगर 100 रुपए का आपने उत्पादन किया तो बोले 50 रुपए हमें दे दो। अब आप समझ ही लीजिए कि अगर 50 रुपए उन्हीं को दे देंगे तो फिर वो जो किसान है उसकी तो पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति ही समाप्त हो गई ना। अब वो उस 50 रुपए में उस फसल लगाने के जो उसको फसल लगाने के लिए जो उसका खर्च हुआ है वो भी वो उसी में वहन करना है, उसके बाद उसको अपने परिवार को भी उसी में पालना है। तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं वो कृषि की जगह कुछ और कार्य करने लग जाएगा, मजदूरी करने लग जाएगा, तो उसको पता है कि वहां से ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो कृषि हो रही थी उसमें भारी गिरावट यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल में के आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। स्थानीय बाजारों में भारतीय व्यापारियों को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर किया गया, उद्योग और शिल्प बर्बाद हो गया। देखो कंपनी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अपना आतंकित रूप अपना लिया। ठीक है,
कंपनी के कर्मचारी भी अब यहाँ पर पर्सनली ट्रेड करने लगे। कंपनी तो ट्रेड कर ही रही है, कंपनी के कर्मचारी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार करने लगे। अब देखो सीधी बात है, अगर आप व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार करोगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है आप अपना पक्ष भी चाहोगे, कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि कंपनी का फायदा तो आप रोक नहीं सकते थे, ठीक है, तो आप अपना भी फायदा देखने लगे। तो उस चक्कर में क्या होगा, जो भारतीय व्यापारी है वो भारतीय व्यापारी पर ये अनावश्यक दबाव डालेंगे, उनसे सस्ती वस्तु खरीदेंगे, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं अब तो भारतीय व्यापारी भी यहाँ पर समाप्त होने की कगार पर है। मतलब द्वैध शासन प्रणाली में बंगाल में अव्यवस्थाओं का अंबार छा गया। मतलब द्वैध शासन प्रणाली कहीं ना कहीं बंगाल के प्रशासनिक तंत्र के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए या कृषि विभिन्न गतिविधियों के लिए मैं कहूं तो पूर्णतः काला समय था। समझ रहे? तो ये जो बंगाल था, जो बंगाल एक एक समृद्धशाली बंगाल था, वह बंगाल आज अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया था इस द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा। देखो लिखा यहाँ पर कि बंगाल के समाज का नैतिक पतन भी हो गया था। देखो भाई, आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई आपको ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नैतिक पतन भी देखने को मिल रहा था, सामाजिक व्यवस्था भी यहाँ पर क्या हो रही थी, चरमरा रही थी, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आई होगी कि द्वैध शासन प्रणाली के फायदे जहां ब्रिटिश शक्ति को हुए, वहीं इसके जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज पर, भारतीय व्यवस्था पर देखने को मिले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर एक बड़ा बहुत जो अकाल आता है, उस अकाल ने भी यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। मतलब ये अकाल जो आता है ना, वो अकाल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश शक्ति को, सॉरी, भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से, ये समझ लीजिए कि एक काल के गाल में ढकेल देता है। समझ रहे? तो भाई आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं द्वैध शासन प्रणाली उस भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और एक बहुत बड़ी चुनौती होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी विपदा भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कहानी खत्म होती है द्वैध शासन प्रणाली की। चलिए, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, तो मुझे बता दीजिए भाई। है क्या किसी प्रकार का डाउट आप लोगों को भाई?